कॉमरेड अलेक्जेंडर इलियच नोटकिन को जवाब। कॉमरेड नोटकिन, मुझे जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मुझे आपके द्वारा उठाए गए सवालों में कोई तात्कालिकता नजर नहीं आई। और भी ज्यादा इसलिए क्योंकि ऐसे दूसरे सवाल हैं जो जरूरी हैं, और जो स्वाभाविक रूप से आपके पत्र से ध्यान भटका रहे हैं। मैं बिंदुवार उत्तर दूंगा। पहला बिंदु, टिप्पणियों में इस आशय का एक कथन है कि समाज विज्ञान के नियमों के विरुद्ध शक्तिहीन नहीं है, कि मनुष्य आर्थिक नियमों को जानने के बाद समाज के हित में उनका उपयोग कर सकता है। आप दावा करते हैं कि इस सिद्धांत को अन्य सामाजिक संरचनाओं तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, कि यह केवल समाजवाद और साम्यवाद के तहत ही सही है, कि पूंजीवाद के तहत आर्थिक प्रक्रियाओं का मौलिक चरित्र, उदाहरण के लिए समाज के हितों में आर्थिक नियमों का उपयोग करना असंभव बनाता है। ये सच नहीं है। उदाहरण के लिए, फ्रांस में बुर्जुआ क्रांति के समय बुर्जुआ वर्ग ने सामंतवाद के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया कि उत्पादन के संबंधों को अनिवार्य रूप से उत्पादक शक्तियों के चरित्र के अनुरूप होना चाहिए। उत्पादन के सामंती संबंधों को उखाड़ फेंका, उत्पादन के नए बुर्जुआ संबंधों का निर्माण किया और उन्हें सामंती व्यवस्था के गर्भ में पैदा हुई उत्पादक शक्तियों के चरित्र के अनुरूप बनाया। बुर्जुआ वर्ग ने ऐसा किसी विशेष योग्यता के कारण नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वह ऐसा करने में बहुत दिलचस्पी रखता था। सामंती प्रभुओं ने मूर्खता के कारण इसका विरोध नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वे इस कानून को प्रभावी होने से रोकने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। हमारे देश में समाजवादी क्रांति के बारे में भी यही कहा जाना चाहिए। मजदूर वर्ग ने इस नियम का उपयोग किया कि उत्पादन के संबंधों को अनिवार्य रूप से उत्पादक शक्तियों के चरित्र के अनुरूप होना चाहिए। उत्पादन के बुर्जुआ संबंधों को उखाड़ फेंका, उत्पादन के नए समाजवादी संबंध बनाए और उन्हें उत्पादक शक्तियों के चरित्र के अनुरूप बनाया। वह ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास कोई विशेष योग्यता थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा करने में बहुत दिलचस्पी रखता था। बुर्जुआ वर्ग, जो बुर्जुआ क्रांति के भोर में एक उन्नत शक्ति से पहले ही एक प्रतिक्रांतिकारी शक्ति बन चुका था, ने इस कानून के कार्यान्वयन का हर संभव प्रतिरोध किया। और उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके पास संगठन की कमी थी, और इसलिए नहीं कि आर्थिक प्रक्रियाओं की मौलिक प्रकृति ने उसे प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यह उसके महत्वपूर्ण हित में था कि कानून लागू न हो। फलस्वरूप, एक आर्थिक प्रक्रियाएं, आर्थिक कानून किसी न किसी हद तक समाज के हित में न केवल समाजवाद और साम्यवाद के तहत, बल्कि अन्य संरचनाओं के तहत भी उपयोग किए जाते हैं। 2 वर्ग समाज में आर्थिक कानूनों के उपयोग की हमेशा और हर जगह एक वर्गीय पृष्ठभूमि होती है, और इसके अलावा हमेशा और हर जगह समाज के हित में आर्थिक कानूनों के उपयोग का समर्थक उन्नत वर्ग होता है, जबकि अप्रचलित वर्ग इसका विरोध करते हैं। इस मामले में सर्वहारा वर्ग और अन्य वर्गों के बीच अंतर, जिन्होंने इतिहास के दौरान किसी भी समय उत्पादन के संबंधों में क्रांति ला दी थी, इस तथ्य में निहित है कि सर्वहारा वर्ग के वर्ग हित समाज के भारी बहुमत के हितों के साथ विलीन हो जाते हैं, क्योंकि सर्वहारा क्रांति का तात्पर्य शोषण के एक या दूसरे रूप का उन्मूलन नहीं, बल्कि सभी प्रकार के शोषण का उन्मूलन है, जबकि अन्य वर्गों की क्रांतियां, जिन्होंने केवल एक या दूसरे प्रकार के शोषण का उन्मूलन किया, उनके संकीर्ण वर्ग हितों की सीमाओं के भीतर सीमित थीं, जो समाज के बहुमत के हितों के साथ संघर्ष करती थीं। टिप्पणियां समाज के हित में आर्थिक कानूनों के उपयोग की वर्गीय पृष्ठभूमि की बात करती हैं। वहां कहा गया है कि प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के विपरीत, जहां एक नए कानून की खोज और अनुप्रयोग कमोबेश सुचारू रूप से आगे बढ़ता है, आर्थिक क्षेत्र में एक नए कानून की खोज और अनुप्रयोग, जो समाज की अप्रचलित शक्तियों के हितों को प्रभावित करता है, उनकी ओर से सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध का सामना करता है। ये बिंदु आप चूक गए। दूसरा बिंदु, आप इस बात पर जोर देते हैं कि उत्पादक शक्तियों के चरित्र के साथ उत्पादन संबंधों की पूर्ण अनुरूपता केवल समाजवाद और साम्यवाद के तहत ही प्राप्त की जा सकती है, और अन्य संरचनाओं के तहत यह अनुरूपता केवल आंशिक हो सकती है। ये सच नहीं है। बुर्जुआ क्रांति के बाद के युग में, जब पूंजीपति वर्ग ने उत्पादन के सामंती संबंधों को तोड़ दिया था और उत्पादन के बुर्जुआ संबंधों को स्थापित किया था, निस्संदेह ऐसे दौर थे जब बुर्जुआ उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों के चरित्र के पूरी तरह अनुरूप थे। अन्यथा पूंजीवाद उतनी तेजी से विकसित नहीं हो सकता था जितना कि बुर्जुआ क्रांति के बाद हुआ। इसके अलावा, पूर्ण अनुरूपता शब्दों को पूर्ण अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए। उन्हें इस अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए कि समाजवाद के तहत उत्पादक शक्तियों के विकास के पीछे उत्पादन संबंधों में कोई कमी नहीं है। उत्पादक शक्तियां उत्पादन की सबसे गतिशील और क्रांतिकारी शक्तियां हैं। वे निस्संदेह समाजवाद के तहत भी उत्पादन संबंधों से आगे बढ़ते हैं। केवल एक निश्चित समय बीतने के बाद ही उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों के चरित्र के अनुरूप बदलते हैं। तो फिर पूर्ण अनुरूपता शब्दों को कैसे समझा जाए?
उन्हें इस अर्थ में समझा जाना चाहिए कि समाजवाद के तहत चीजें आमतौर पर उत्पादन के संबंधों और उत्पादक शक्तियों के बीच संघर्ष की हद तक नहीं जाती हैं, कि समाज समय पर उत्पादन के पिछड़े संबंधों को उत्पादक शक्तियों के चरित्र के अनुरूप लाने के लिए कदम उठाने की स्थिति में है। समाजवादी समाज ऐसा करने की स्थिति में है क्योंकि इसमें अप्रचलित वर्ग शामिल नहीं हैं जो प्रतिरोध का आयोजन कर सकते हैं। बेशक समाजवाद के तहत भी पिछड़ी निष्क्रिय ताकतें होंगी जो उत्पादन के संबंधों को बदलने की आवश्यकता को नहीं समझती हैं, लेकिन निश्चित रूप से बिना किसी संघर्ष के उन्हें परास्त करना मुश्किल नहीं होगा। तीसरा बिंदु, आपके तर्क से ऐसा प्रतीत होता है कि आप उत्पादन के साधनों को तथा सबसे पहले हमारे राष्ट्रीयकृत उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादन के उपकरणों को वस्तु मानते हैं। क्या हमारी समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों को वस्तु माना जा सकता है? मेरी राय में उन्हें निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता। माल एक ऐसा उत्पाद है जिसे किसी भी क्रेता को बेचा जा सकता है, और जब उसका मालिक उसे बेचता है तो वह उस पर स्वामित्व खो देता है और क्रेता उस माल का मालिक बन जाता है, जिसे वह फिर से बेच सकता है, गिरवी रख सकता है या सड़ने दे सकता है। क्या उत्पादन के साधन इस श्रेणी में आते हैं? जाहिर है वे नहीं आते। सबसे पहले उत्पादन के साधन किसी क्रेता को बेचे नहीं जाते, उन्हें सामूहिक खेतों को भी बेचा नहीं जाता, उन्हें केवल राज्य द्वारा अपने उद्यमों को आवंटित किया जाता है। दूसरे स्थान पर जब उत्पादन के साधनों को किसी उद्यम को हस्तांतरित किया जाता है तो उनका मालिक राज्य उन पर स्वामित्व बिल्कुल नहीं खोता, इसके विपरीत वह इसे पूरी तरह से बरकरार रखता है। तीसरे स्थान पर उद्यमों के निदेशक जो सोवियत राज्य से उत्पादन के साधन प्राप्त करते हैं, उनके मालिक बनने से बहुत दूर राज्य द्वारा स्थापित योजनाओं के अनुसार उत्पादन के साधनों के उपयोग में राज्य के एजेंट माने जाते हैं। तो फिर यह स्पष्ट है कि हमारी प्रणाली के तहत उत्पादन के साधनों को निश्चित रूप से वस्तुओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ऐसी स्थिति में हम उत्पादन के साधनों के मूल्य, उनकी उत्पादन लागत, उनकी कीमत आदि की बात क्यों करते हैं? दो कारणों से। सबसे पहले, ये गणना और निपटान के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, ये निर्धारित करने के लिए कि उद्यम भुगतान कर रहे हैं या घाटे में चल रहे हैं, उद्यमों की जांच और नियंत्रण के लिए। लेकिन यह मामले का केवल औपचारिक पहलू है। दूसरे, हमारे विदेशी व्यापार के हित में विदेशी देशों को उत्पादन के साधनों की बिक्री करना आवश्यक है। यहाँ विदेशी व्यापार के क्षेत्र में, लेकिन केवल इसी क्षेत्र में, हमारे उत्पादन के साधन वास्तव में वस्तुएं हैं और वास्तव में बेचे जाते हैं, शब्द के प्रत्यक्ष अर्थ में। अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि विदेशी व्यापार के क्षेत्र में हमारे उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादन के साधन मूलतः और औपचारिक रूप से वस्तुओं के गुणों को बनाए रखते हैं, लेकिन घरेलू आर्थिक परिसंचरण के क्षेत्र में उत्पादन के साधन वस्तुओं के गुणों को खो देते हैं, वस्तु नहीं रह जाते हैं और मूल्य के नियम के संचालन के क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं तथा केवल वस्तुओं का बाह्य आवरण, गणना आदि ही बनाए रखते हैं। इस विशिष्टता को कैसे समझाया जाए? असलियत यह है कि हमारी समाजवादी परिस्थितियों में आर्थिक विकास उथल पुथल के जरिए नहीं, बल्कि क्रमिक परिवर्तनों के जरिए होता है, जिसमें पुराना सिर्फ हाथ से खत्म नहीं होता, बल्कि नए के अनुकूल होने के लिए अपनी प्रकृति बदलता है और सिर्फ अपना रूप बनाए रखता है, जबकि नया सिर्फ पुराने को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसमें घुसपैठ करता है, उसके स्वरूप को नष्ट किए बिना उसकी प्रकृति और उसके कार्यों को बदलता है, बल्कि नए के विकास के लिए उसका इस्तेमाल करता है। हमारे आर्थिक संचलन में ये सिर्फ वस्तुओं के लिए ही नहीं, बल्कि मुद्रा के लिए भी सच है, साथ ही बैंकों के लिए भी, जो अपने पुराने कार्यों को खो देते हैं और नए कार्य प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने पुराने रूप को बनाए रखते हैं, जिसका इस्तेमाल समाजवादी व्यवस्था द्वारा किया जाता है। अगर इस मामले को औपचारिक दृष्टिकोण से घटनाओं की सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कोई इस गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि पूंजीवाद की श्रेणियां हमारी अर्थव्यवस्था के तहत अपनी वैधता बनाए रखती हैं। हालांकि अगर इस मामले को मार्क्सवादी विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो आर्थिक प्रक्रिया के सार और उसके रूप के बीच, विकास की गहरी प्रक्रियाओं और सतही घटनाओं के बीच सख्ती से अंतर करता है, तो कोई एकमात्र सही निष्कर्ष पर पहुंचता है, यानी यह मुख्य रूप से पूंजीवाद की पुरानी श्रेणियों का रूप, बाहरी रूप है जो हमारे देश में बना हुआ है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं के अनुकूल होने के कारण उनका सार मौलिक रूप से बदल गया है। चौथा बिंदु, आप दावा करते हैं कि मूल्य का नियम कृषि द्वारा उत्पादित और राज्य को खरीद मूल्य पर दिए जाने वाले उत्पादन के साधनों की कीमतों पर एक विनियामक प्रभाव डालता है। आप ऐसे उत्पादन के साधनों को कच्चे माल के रूप में संदर्भित करते हैं, उदाहरण के लिए कपास। आपने सन, ऊन और अन्य कृषि कच्चे माल को भी इसमें शामिल किया होगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि इस मामले में कृषि उत्पादन के साधन का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि उत्पादन के साधनों में से केवल एक, कच्चा माल, का उत्पादन करती है।
उत्पादन के साधन शब्दों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। जब मार्क्सवादी उत्पादन के साधनों के उत्पादन की बात करते हैं तो उनके मन में मुख्य रूप से उत्पादन के औजारों का उत्पादन होता है, जिसे मार्क्स श्रम के उपकरण, यांत्रिक प्रकृति के उपकरण कहते हैं, जिन्हें समग्र रूप से हम उत्पादन की हड्डी और मांसपेशियां कह सकते हैं, जो उत्पादन के किसी दिए गए युग की विशेषताएं बनाते हैं। उत्पादन के साधनों, कच्चे माल के एक हिस्से को उत्पादन के साधनों, जिसमें उत्पादन के उपकरण भी शामिल हैं, के बराबर मानना मार्क्सवाद के खिलाफ पाप है, क्योंकि मार्क्सवाद मानता है कि उत्पादन के उपकरण अन्य सभी उत्पादन साधनों की तुलना में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हर कोई जानता है कि अकेले कच्चे माल से उत्पादन के उपकरण नहीं बनाए जा सकते, हालांकि उत्पादन के उपकरणों के उत्पादन के लिए कुछ प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जबकि उत्पादन के उपकरणों के बिना कोई भी कच्चा माल नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा, क्या कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल की कीमत पर मूल्य के कानून का प्रभाव एक विनियामक प्रभाव है, जैसा कि आप, कॉमरेड नॉटकिन, दावा करते हैं? यह एक विनियामक प्रभाव होगा यदि हमारे देश में कृषि कच्चे माल की कीमतें स्वतंत्र होती, यदि प्रतिस्पर्धा और उत्पादन की अराजकता का कानून प्रबल होता, यदि हमारे पास एक नियोजित अर्थव्यवस्था नहीं होती, और यदि कच्चे माल का उत्पादन योजना द्वारा विनियमित नहीं होता। लेकिन चूंकि ये सभी यदि हमारी आर्थिक प्रणाली में गायब है, इसलिए कृषि कच्चे माल की कीमत पर मूल्य के कानून का प्रभाव एक विनियामक प्रभाव नहीं हो सकता है। सबसे पहले, हमारे देश में कृषि कच्चे माल की कीमतें तय होती हैं, योजना द्वारा स्थापित होती हैं और स्वतंत्र नहीं होती हैं। दूसरे स्थान पर, उत्पादित कृषि कच्चे माल की मात्राएं अनायास या संयोग से नहीं, बल्कि योजना द्वारा निर्धारित होती हैं। तीसरे स्थान पर, कृषि कच्चे माल के उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन के उपकरण व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के हाथों में नहीं, बल्कि राज्य के हाथों में केंद्रित होते हैं। फिर, इसके बाद, मूल्य के कानून के विनियामक कार्य में क्या बचता है? ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्य का नियम स्वयं समाजवादी उत्पादन की विशेषता वाले उपर्युक्त कारकों द्वारा विनियमित होता है। परिणामस्वरूप, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूल्य का नियम कृषि कच्चे माल की कीमतों के निर्माण को प्रभावित करता है, कि यह इस प्रक्रिया में एक कारक है। लेकिन इससे भी कम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका प्रभाव नियामक नहीं है, और न ही हो सकता है। पांचवां बिंदु, समाजवादी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की लाभप्रदता के बारे में अपनी टिप्पणियों में बोलते समय मैं कुछ ऐसे साथियों का विरोध कर रहा था जो आरोप लगाते हैं कि लाभदायक उद्यमों को बहुत अधिक वरीयता न देकर तथा उनके साथ साथ लाभहीन उद्यमों के अस्तित्व को सहन करके हमारी नियोजित अर्थव्यवस्था आर्थिक उपक्रमों की लाभप्रदता के मूल सिद्धांत को ही नष्ट कर रही है। टिप्पणियों में कहा गया है कि व्यक्तिगत संयंत्रों या उद्योगों के दृष्टिकोण से विचार की गई लाभप्रदता उस उच्चतर लाभप्रदता के साथ किसी भी तुलना में नीचे है जो हमें हमारे समाजवादी उत्पादन पद्धति से प्राप्त होती है, जो हमें अति उत्पादन के संकटों से बचाती है तथा हमें उत्पादन का निरंतर विस्तार सुनिश्चित करती है। लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि व्यक्तिगत संयंत्रों और उद्योगों की लाभप्रदता कोई विशेष मूल्य नहीं रखती है और इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बेशक ये सच नहीं है। व्यक्तिगत संयंत्रों और उद्योगों की लाभप्रदता हमारे उद्योग के विकास के लिए बहुत मूल्यवान है। निर्माण की योजना बनाते समय और उत्पादन की योजना बनाते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। विकास के वर्तमान चरण में ये हमारी आर्थिक गतिविधि की एक प्राथमिक आवश्यकता है। छठा बिंदु, ये स्पष्ट नहीं है कि पूंजीवाद के संदर्भ में आपके शब्दों अत्यधिक विकृत रूप में विस्तारित उत्पादन को किस तरह समझा जाए। ये कहा जाना चाहिए कि ऐसा उत्पादन, और वह भी विस्तारित उत्पादन, प्रकृति में नहीं होता है। ये स्पष्ट है कि विश्व बाजार के विभाजित हो जाने और प्रमुख पूंजीवादी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस द्वारा विश्व के संसाधनों के दोहन का दायरा सिकुड़ने के बाद पूंजीवाद के विकास का चक्रीय चरित्र, उत्पादन का विस्तार और संकुचन चलता रहेगा। हालांकि इन देशों में उत्पादन का विस्तार संकीर्ण आधार पर होगा, क्योंकि इन देशों में उत्पादन की मात्रा कम हो जाएगी। सातवां बिंदु, विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का सामान्य संकट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ, खास तौर पर सोवियत संघ के पूंजीवादी व्यवस्था से अलग होने के कारण। ये सामान्य संकट का पहला चरण था। सामान्य संकट का दूसरा चरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित हुआ, खास तौर पर यूरोपीय और एशियाई जनवादी लोकतंत्रों के पूंजीवादी व्यवस्था से अलग होने के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहला संकट और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूसरा संकट अलग अलग, असंबद्ध और स्वतंत्र संकटों के रूप में नहीं, बल्कि विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के सामान्य संकट के विकास के चरणों के रूप में माना जाना चाहिए। क्या विश्व पूंजीवाद का सामान्य संकट केवल राजनीतिक है या केवल आर्थिक संकट है? न तो एक, न ही दूसरा। ये विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का एक सामान्य यानी सर्वांगीण संकट है, जो आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों को अपने में समाहित करता है।
और यह स्पष्ट है कि इसके मूल में एक और विश्व पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का लगातार बढ़ता हुआ क्षय है, और दूसरी ओर पूंजीवाद से दूर हो चुके देशों यूएसएसआर, चीन और अन्य जनवादी लोकतंत्रों की बढ़ती आर्थिक ताकत है। जे स्टालिन, 21 अप्रैल 1952।